हमारी कहानी का नायक एक यूट्यूबर है जिसे जहरीले जानवरों के प्रति गहरी रुचि है। एक दिन जब उसे एक ब्लैक मम्बा ने काट लिया तो वह अचानक खुद को एक अद्भुत मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में पाता है। वहां उसने इस रेल के जहरीले प्राणियों को टेम करना और पहले से असाध्य बीमारियों के लिए क्योर्स ढूंढना सीख लिया। लेकिन यही सब नहीं है, इस अजीब दुनिया में उसके लिए और भी कई आश्चर्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तूफानी बरसात की रात में एक लगभग सुनसान स्थान पर, जो पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड्स जैसा दिखता है, जहां वॉरियर्स का एक समूह एक सुनसान मैंशन के आंगन में खड़ा होता है। उनके लीडर ने यह देखने के लिए आवाज लगाई कि क्या इस क्षेत्र में कोई निवासी हो सकता है, यह उम्मीद करते हुए कि भारी बारिश के बीच कोई प्रकट हो। अगले ही पल अकेडमी गेट से एक बच्चा बाहर आता है, चुपचाप खड़ा होकर बिना कुछ कहे अजनबी की अगली बात का इंतजार करता है। वॉरियर्स हैरान रह जाते हैं जब उनका लीडर सोचने लगता है कि ऐसे वीरान स्थान पर कोई कैसे रह सकता है। उनकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वे समझते हैं कि वहां का एकमात्र निवासी सिर्फ यही एक बच्चा है। लीडर बच्चे से वहां रात बिताने की अनुमति मांगता है। बच्चा, जो इस कहानी का नायक है, अजनबियों के इरादों और पहचान को लेकर पल भर के लिए असमंजस में पड़ जाता है। अपनी छोटी उम्र के बावजूद वे उससे सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आते हैं, जिससे उसे शक होता है कि वे उसे एकेडमी की रक्षा करने वाला कोई युवा पुजारी समझ रहे हैं। फिर वह उन्हें अभिवादन करता है और महसूस करता है कि वे बुरे लोग नहीं लगते। इसलिए वह उनसे कहता है कि वह वर्षों से इस परित्यक्त एकेडमी में रह रहा है और उन्हें वहां रुकने की अनुमति दे देता है, बशर्ते वे उस छोटे से हिस्से से दूर रहें जिसका वह उपयोग करता है। लीडर बच्चे के आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता है और उसे आश्वासन देता है कि उसके आदमी इस शर्त का सम्मान करेंगे। वॉरियर्स की ओर मुड़कर लीडर उन्हें एकेडमी के भीतर सोने के स्थान खोजने और यह नियम मानने का निर्देश देता है कि वे इस यंग मास्टर के विंग से दूर रहें। वॉरियर्स एक स्वर में सहमति जताते हैं और अपने सोने के प्रबंध करने के लिए फैल जाते हैं। बच्चा उन्हें देखता है तो उनके कपड़ों पर उसे टैंक क्लैन का चिन्ह देखता है, जिससे वह अनुमान लगाता है कि वे सभी एक ही क्लैन से हैं, जिससे उसकी जिज्ञासा उनके व्यक्तित्व और उद्देश्यों को लेकर बढ़ जाती है। हालांकि वह इस विचार को एक तरफ रख देता है और अपने अन्य कामों पर ध्यान केंद्रित करता है। अपने हिस्से में लौटने से पहले लीडर बच्चे का फिर से अभिवादन करता है, जिस पर वह माफी मांगते हुए अपने छोटे से कमरे की ओर बढ़ जाता है, जहां वह अपने छोटे साथियों की देखभाल करता है। एक चौड़ी मुस्कान के साथ वह एक बड़े मिट्टी के बर्तन की ओर बढ़ता है, उसे उत्साह से खोलता है और छोटे कॉकरोचेस का संग्रह देखता है। उस बर्तन को पकड़कर वह कहता है कि उसकी देरी के कारण उनकी भूख बढ़ गई होगी। इसके बाद वह एक और बर्तन खोलता है जिसमें एक बड़ा ब्लैक स्पाइडर है, जिसे ब्लैक अर्थ टाइगर कहा जाता है और जो हाइन चाइना का मूल निवासी है। यह स्पाइडर अपनी अनोखी ब्लैक टाइगर जैसी धारियों के लिए जाना जाता है, जो 20 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। फिर वह स्पाइडर को खाने के लिए एक कॉकरोच देता है और इस वीरान स्थान में इन प्राणियों को साथी के रूप में पाकर आभार व्यक्त करता है। स्पाइडर को उसका भोजन खाते हुए देखकर बच्चे को खुशी होती है, खासकर उसकी उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए। स्पाइडर को संतुष्ट करने के बाद लड़का एक दराज की ओर बढ़ता है, उसे खोलकर एक केव गैको को बाहर निकालता है। वह उसे एक और कॉकरोच खिलाता है और उसके शरीर और पूंछ पर मौजूद अनोखे पैटर्न की प्रशंसा करता है। जैसे ही वह अपने साथियों की देखभाल में मग्न होता है, गैको अचानक उसे काट लेता है, जिससे वह डर के मारे पीछे हट जाता है। उसी पल उसके पिछले जीवन की यादें उसके मन में उमड़ने लगती हैं। पुनर्जन्म से पहले वह एक स्ट्रीमर था जो एक चैनल चलाता था जिसके 1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स थे। उसका चैनल मुख्य रूप से कीड़ों और जहरीले जानवरों पर केंद्रित था। उसे याद आता है कि उसने अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में एक लाइव स्ट्रीम आयोजित की थी, जिसका शीर्षक था दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांप। इस दौरान वह ब्लैक मैम्बा, दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक, को ढूंढने के लिए अफ्रीका गया था। यह सब उसके प्रशंसकों के बार बार अनुरोध के कारण हुआ था। यादें उस लाइव स्ट्रीम की ओर मुड़ती हैं जहां वह उस सांप को ढूंढने के लिए पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहा था। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि उसने अपने दर्शकों से कहा था कि उसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए, जिसके बाद वह जल्द ही खोज जारी रखने का वादा भी करता है। जिसके बाद वह खान लेने रेफ्रिजरेटर के पास जाता है, यह कहते हुए कि ब्लैक मम्बा कोई गली का कुत्ता नहीं है जो हर जगह हो। लेकिन चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब वही स्नेक फ्रिज के ऊपर मौजूद था। जैसे ही वह उसके पास गया, सांप ने तेजी से हमला किया और उसे काट लिया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह जमीन पर गिरकर बेसुध हो गया और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। अपने अंतिम पलों में उसे इस विडंबना का एहसास हुआ कि सारी थकाऊ कोशिशों के बाद सांप शुरुआत से ही उसकी पहुंच में था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। क्लैन का लीडर बाहर से पुकार रहा होता है, यह पूछते हुए कि क्या वह अंदर है। दरवाजा खोलने पर विल लीडर से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। लीडर जवाब देता है कि वह उन्हें इतनी खराब मौसम में अपने यहाँ रुकने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। वह उसे डिनर के लिए शामिल होने का निमंत्रण भी देता है, ये बताते हुए कि उन्होंने एक हिरण का शिकार किया है। विल यह सुनकर हैरान हो जाता है और क्यों न हो, उसने पहले कभी सांप और छिपकली का मांस खाया था। विल अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और कहता है कि वह उनके साथ शामिल होकर खुश होगा। लीडर उसकी मासूमियत पर हंसता है और उसे साथ चलने का आमंत्रण देता है। बारिश रुकते ही समूह एक बड़ी आग जलाता है और हिरण को भूनना शुरू करता है, जिससे चारों ओर स्वादिष्ट खुशबू फैलने लगती है। विल इस दृश्य को अपने मुंह में पानी के साथ देखता है, मांस के स्वाद के लिए तरसते हुए। उसके उत्सुक चेहरे को देखकर लीडर मुस्कुराता है और उसे आश्वस्त करता है कि खाना पकने में कुछ समय लगेगा। वह सुझाव देता है कि वे इस समय का उपयोग बात करने के लिए करें। अपनी भावनाएं प्रकट हो जाने पर शर्मिंदा विल लीडर से पूछता है कि वह जो भी सवाल करना चाहता है कर सकता है। लीडर पूछता है कि क्या विल सच में हाई ऑन माउंटेन रेंज में अकेला रहता है और उसकी उम्र क्या है। विल जवाब देता है कि वह शायद 14 या 15 साल का होगा, जिससे लीडर हैरान होता है कि उसे अपनी उम्र का ठीक से पता नहीं है, जिसकी वजह भी वह उससे पूछता है। जिस पर विल अपनी पुनर्जन्म की सच्चाई छिपाने के लिए एक कहानी करता है कि बचपन में सिर पर चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त में कुछ अंतराल आ गए थे। लीडर सहानुभूति जताते हुए विल की कठिनाइयों पर खेद प्रकट करता है और फिर पूछता है कि क्या वह सच में यहाँ अकेला रहता है। विल हल्के से हंसते हुए बताता है कि हाँ, उसके पास कोई टैलेंट या स्किल्स नहीं होने की वजह से वह अपना सारा समय सांपों का शिकार करने और उनकी खाल बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करने में
बिताता है। लीडर उसकी उम्र में इस खतरनाक काम को करने के साहस की प्रशंसा करता है, लेकिन विल जवाब देता है कि वह इस काम का अभ्यस्त हो चुका है। तभी उन्हें टोकते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लीडर के पिता हैं अंदर आते हैं और बताते हैं कि भोजन का एक हिस्सा तैयार है। वह यह भी इशारा करते हैं कि विल काफी भूखा लगता है। शर्मिंदगी महसूस करते हुए विल उनका धन्यवाद करता है और मांस का एक टुकड़ा लेता है, यह उल्लेख करते हुए कि उसने पिछली बार कब मांस खाया था उसे याद भी नहीं। पहला निवाला लेते ही विल खुशी से अभिभूत हो जाता है, मानो यह अनुभव अवास्तविक हो। वह दिल खोलकर खाता है, जिससे लीडर और उनके पिता उसकी भूख को देखकर प्रसन्न और मनोरंजन महसूस करते हैं। वे हंसते हैं, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि विल को ठीक से खाते देखकर उन्हें खुशी हो रही है। लीडर विल से कहता है कि वह खाने के दौरान उससे कुछ बात करना चाहता है। विल अपने निवाले के बीच उत्सुकता से सुनता है कि लीडर क्या कहना चाहता है। लीडर अपनी बात शुरू करता है और बताता है कि वे किसी खास चीज की तलाश कर रहे हैं। फिर वह गंभीरता से विल से पूछता है कि क्या उसने आसपास कुछ असामान्य देखा है। विल पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि लीडर का मतलब क्या है, जिससे लीडर को बात स्पष्ट करनी पड़ती है। हालांकि वह सही शब्द खोजने में झिझकता है। तभी बुजुर्ग व्यक्ति यानी लीडर के पिता बीच में हस्तक्षेप करते हैं और सुझाव देते हैं कि उन्हें विल को सच बता देना चाहिए, क्योंकि उसने उन्हें आश्रय दिया और उसके पास उनके प्रति कोई खतरा पैदा करने वाली जानकारी या मंशा नहीं है। लीडर अपने पिता से सहमत होता है और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है। वह विल को बताता है कि वे एक बड़े वर्म की तलाश में हैं जो नीले धब्बों से ढका हुआ है। यह सुनकर विल चकित रह जाता है कि वे इतनी लंबी यात्रा सिर्फ एक वर्म के लिए कर रहे हैं। लीडर विस्तार से समझाता है कि इस प्राणी को ब्लू स्पॉटेड वर्म कहा जाता है और यह इतना विशाल होता है कि शायद विल ने इसे पहले देखा हो। जिज्ञासु होकर विल पूछता है कि वर्म कितना बड़ा हो सकता है। लीडर बताता है कि अगर वर्म पूरी तरह विकसित हो तो यह विल के आकार के व्यक्ति को पूरा निगल सकता है। इस बात से स्तब्ध विल यह महसूस करता है कि यह दुनिया उसकी पहली धारणा से कहीं अधिक अद्भुत हो सकती है। शुरू में उसे लगा था कि वह केवल कुछ शताब्दियों पहले के समय में लौटा है, लेकिन अब लगता है वह किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। उसे इस हालत में देख बुजुर्ग व्यक्ति विल को आश्वस्त करते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और बताते हैं कि उन्होंने इतनी लंबी यात्रा केवल इस प्राणी का शिकार करने के लिए की है। विल उनसे पूछता है कि क्या वे इसे ब्रीडिंग के लिए पकड़ने की योजना बना रहे हैं। इस सवाल पर बुजुर्ग व्यक्ति और लीडर दोनों चौंक कर उसे अजीब ढंग से देखते हैं। फिर बुजुर्ग व्यक्ति इस सुझाव को गंभीरता से लेने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही हंस पड़ता है। उनके साथ उनके बेटे यानी लीडर भी हंसी में शामिल हो जाते हैं। वे विशाल वर्म को पालने के विचार को भोला और मनोरंजक पाते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं करते कि यह सोच प्यारी है। बुजुर्ग व्यक्ति समझाते हैं कि वर्म को पालना असंभव है, क्योंकि उनका उद्देश्य इसका उपयोग एक क्योर के लिए करना है। विल इस प्रतिक्रिया से हैरान होकर स्पष्टीकरण मांगता है। पहले उसने सोचा था कि वे साधारण व्यापारी हैं, लेकिन अब वे उसे स्मगलर्स या ड्रग डीलर्स जैसे लगने लगे। वह पूछता है कि एक वर्म को कैसे दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति स्पष्ट करते हैं कि यह सिर्फ एक संभावना है, लेकिन उनकी पोती एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उनका मानना है कि वर्म का आंतरिक रत्न यानी इंटरनल जिम ही उसे बचाने का एकमात्र उपाय हो सकता है। उनके इरादे समझने के बाद विल को एहसास होता है कि वे अपनी पोती की जान बचाने की इच्छा से प्रेरित हैं। लीडर जोड़ता है कि वह मरीज केवल बुजुर्ग व्यक्ति की पोती ही नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी भी है। इस पर विचार करते हुए विल समझता है कि वे अपनी बेटी को बचाने के लिए चाहे संभावना कितनी भी अनिश्चित हो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वर्म के लिए सहानुभूति महसूस करने के बावजूद भी विल उनके आतिथ्य और उसके प्रति उनकी दयालुता के प्रति सम्मान से उनकी मदद करने का निर्णय लेता है। विल बोलना शुरू करता है कि लीडर उससे पूछता है कि क्या उसने इस क्षेत्र में वर्म देखा है। विल जवाब देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, जिससे लीडर निराश हो जाता है। हालांकि विल एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपनी बात जारी रखता है और कहता है कि उसे शायद पता है कि वह कहां पाया जा सकता है। वह अपने जहरीले प्राणियों के गहन ज्ञान के बारे में बताता है, जो किसी भी विशेषज्ञ से कहीं अधिक है। यह ज्ञान उसकी उन पर जुनून और निश्चित रूप से जहरीले सांप के काटने से हुई उसकी अपनी मौत से उपजा था। विल विस्तार से बताता है कि लाखों प्रजातियों में से लगभग 20,000 प्रजातियां जहरीली हैं और वह सभी के बारे में जानता है। वह दावा करता है कि वर्म्स भी इसमें अपवाद नहीं है और उन्हें भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। गहराई से सोचते हुए वह अपने दिमाग की लाइब्रेरी में गोता लगाता है। एक लंबे मानसिक खोज के बाद वह आखिरकार वह जानकारी ढूंढता है जिसकी उसे आवश्यकता थी। फिर वह लीडर को सूचित करता है कि अब उसे वर्म के संभावित स्थान का पता चल सकता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लीडर और एल्डर उत्सुकता से उससे विशेष जानकारी मांगते हैं। विल थोड़ा रुककर उनसे पूछता है कि उन्होंने अब तक कौन कौन से क्षेत्र खोजे हैं। लीडर समझाता है कि उन्होंने दक्षिण और पूर्व की खोज की है और उत्तर में नदी के किनारों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन केवल दिन के समय में। विल समझ जाता है कि वे वर्म को क्यों नहीं ढूंढ सके। वह उन्हें बताता है कि उन्होंने इसकी कुछ विशेषताओं के कारण इसे खोजने में चूक कर दी। एल्डर उससे विस्तार से समझाने के लिए कहता है। विल बताता है कि वर्म्स आर्थ्रोपॉड, फाइलम और सेंटीपीड क्लास से संबंधित है, जो बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं। वह बताता है कि ये प्राणी ठंडे खून वाले होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे आवासों की आवश्यकता होती है जो उनके तापमान और नमी को बनाए रख सके। वह जोड़ता है कि इन प्राणियों को अन्य कीड़ों से जो चीज अलग करती है वह है उनका जलरोधक एक्सोस्केलेटन, जिसमें पोर्स होते हैं। यही कारण है कि वे अत्यधिक नम क्षेत्रों को पसंद करते हैं, लेकिन पूरी तरह से पानी से भरे हुए स्थानों से बचते हैं। इसके अलावा वे पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। इन विशेषताओं के कारण ब्लू स्पॉटेड वर्म शायद ही कभी जंगलों या नदी के किनारों पर पाया जाता है। एल्डर विल की बातों से चकित हो जाता है और स्वीकार करता है कि उसने सोचा था कि ऐसे वर्म्स सड़े हुए लकड़ी के दरारों जैसे नम स्थानों में रहना पसंद करते हैं, जिस पर विल स्पष्ट करता है कि छोटे वर्म्स वहां रह सकते हैं, लेकिन विशाल वर्म्स जैसे कि वे जिसे ढूंढ रहे हैं जंगलों या नदी की चट्टानों में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें ऐसे स्थान चाहिए जो पूरी तरह से छिपने का अवसर दें।
एल्डर और लीडर दोनों महसूस करते हैं कि उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था। चाहे वे उन क्षेत्रों में कितनी भी कोशिश करते, उन्हें यह प्राणी कभी नहीं मिलता। लीडर विल से पूछता है कि तो ब्लू स्पॉटेड वर्म को खोजने के लिए आदर्श स्थान कौन सा होगा। वह जोर देता है कि यदि विल उनकी मदद करेगा तो उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। विल आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और कैंप फायर की ओर इशारा करते हुए सुझाव देता है कि वर्म पश्चिमी तट की चट्टानी पहाड़ियों यानी रॉकी माउंटेन्स में हो सकता है। वह समझाता है कि सेंटीपीड लाइक वर्म्स आमतौर पर दिन में चट्टानों के बीच छिपते हैं और आधी रात के समय भोजन की तलाश में बाहर घूमते हैं। अगले ही पल बिन समय गवाए लीडर और उसके लोग रॉकी माउंटेन की ओर बढ़ते हैं और हर संभावित छिपने की जगह को खंगालते हुए वर्म को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें इसका कोई निशान नहीं मिलता। लीडर ऊंचाई पर एक बेहतर दृष्टिकोण के लिए चढ़ता है, उम्मीद करते हुए कि वह ऊपर से कुछ देख सके, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उनकी टीम में से एक व्यक्ति विल की जानकारी पर संदेह करता है और कहता है कि शायद उसने गलती की होगी। लीडर नीचे उतरता है और उस रात की खोज को समाप्त करने का निर्णय लेता है, जिसके लिए वह एक सिग्नल एरो दागता है ताकि अपनी टीम को वापस बुला सके। थके हुए और निराश योद्धा आग के पास इकट्ठा होते हैं। वे यंग मास्टर की मार्गदर्शन पर भरोसा करने के बावजूद वर्म को न ढूंढ पाने की हताशा व्यक्त करते हैं। इस बीच लीडर चुप रहता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। वह अपनी पीड़ा मन में व्यक्त करता है कि वुन, जो परिवार की सबसे असाधारण प्रतिभा थी, को बचाने की उम्मीद अब खत्म होती दिख रही है। अचानक एल्डर आग के पास समूह में शामिल होता है और लीडर से खोज के परिणामों के बारे में पूछता है। लीडर हार मानते हुए कहता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला और अपने पिता से पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ अलग देखा। एल्डर भी निराश होकर जवाब देता है कि उसने भी कुछ नहीं पाया। वह गंभीर स्वर में कहता है कि शायद उनके पास केवल 3 महीने ही बचे हैं और वह शक करता है कि वे इतने कम समय में वे वर्म को ढूंढ पाएंगे। यह सुनकर समूह पर भारी चुप्पी छा जाती है, जो दुख से भरी हुई है, जिसे तोड़ते हुए लीडर अगले दिन दक्षिण क्षेत्र में खोज करने का सुझाव देता है, क्योंकि पश्चिम में यानी यहाँ कोई जीवित जीव का निशान नहीं मिला। एल्डर सहमत होता है, लेकिन अचानक ठहर जाता है, जैसे उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण याद आ गया हो। फिर वह अविश्वास में चिल्लाता है और आश्चर्य करता है कि उसने यह इतनी अहम बात पहले कैसे नहीं देखी। लीडर उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ असामान्य देखा, और एल्डर बताता है कि पिछले 3 दिनों से पहाड़ पर किसी भी जानवर की गतिविधि नहीं हुई है। यह बात सभी को चौंका देती है। एल्डर बताता है कि यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है। वह अनुमान लगाता है कि या तो जानवर भाग गए हैं या फिर वे विशाल वर्म का शिकार बन गए हैं। फिर अपने बेटे के कंधे पर आश्वासन भरा हाथ रखते हुए एल्डर दृढ़ता से कहता है कि ब्लू स्पॉटेड वर्म निश्चित रूप से इस पहाड़ पर है और अब वे वुन को बचा सकते हैं। लीडर खुशी से भर जाता है, ये मानते हुए कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है, जिससे सभी का संतुलन बिगड़ जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं। बड़े बड़े नुकीले आकार जैसे पैर या दांत जमीन से बाहर निकलते हैं, जो सभी के लिए बड़ा खतरा बनते हैं। आखिरकार छिपा हुआ प्राणी खुद को प्रकट करता है, जिससे समूह में भगदड़ मच जाती है। सभी सुरक्षा के लिए भागने या दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि एल्डर जगह पर ही जमे रहते हैं, उस प्राणी की भव्यता से अभिभूत। धीरे धीरे वह विशाल प्राणी ब्लू स्पॉटेड वर्म पूरी तरह से जमीन से बाहर आ जाता है। इस बीच अकेडमी में वर्म द्वारा मचाई गई हलचल विल के कानों तक पहुंचती है। जिज्ञासा से भरे वह सोचता है कि यह वर्म कितना विशाल होगा, जिसका प्रभाव इतनी बड़ी उथल पुथल पैदा कर सकता है। हालांकि वह इस बात से नाराज है कि इस खोज ने पहाड़ को पूरी तरह उथल पुथल कर दिया है, लेकिन साथ ही उसे खुद उस प्राणी को देखने की उत्सुकता भी होती है। एक लंबी और कठिन रात के बाद पहाड़ पर शांति लौटती है। लीडर और उसके लोग विशाल वर्म को मारने और उसकी जेम निकालने में सफल होते हैं। पूरे समूह में खुशी फैल जाती है और एल्डर घोषणा करता है कि अब उनको बचाया जा सकता है। तभी लीडर अपने पिता के पास जाता है और उन्हें शीशिंचुआन वापस लौटने और उन सैनिकों को साथ ले जाने के लिए कहता है जो घायल नहीं है। एल्डर हैरान होकर इसका कारण पूछता है। लीडर कोड शब्दों में जवाब देता है, हम अपने खून में दुश्मनी और पत्थरों में उपकार लिखते हैं, यह बताते हुए कि वे प्रतिशोध और कृतज्ञता दोनों के प्रति अडिग हैं। लीडर पुष्टि करता है कि पहाड़ पर अभी भी कुछ काम बाकी है। इसे समझते हुए एल्डर सहमत होते हैं और याद दिलाते हैं कि उन्हें उस यंग मास्टर का धन्यवाद करना होगा जिसने उनकी मदद की। फिर एल्डर सुझाव देते हैं कि विल को एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए और उसे उसकी पसंद का उपहार दिया जाए। लीडर खुद विल से मिलने का निर्णय लेता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह ठीक है और उसे बताने के लिए कि वहां क्या हुआ। इस बीच विल उठता है और खुद को 3 छोटे लार्वे से घिरा हुआ पाता है। यह देखकर कि वे वहां कैसे आए वह हैरान होता है। उसे एहसास होता है कि वह किसी तरह इन लार्वे की मां बन गया है। वह याद करता है कि पिछली रात साफ सफाई के बाद उसने वर्म के अंडे अपनी मेज पर रख दिए थे। अब यह देखकर कि वे अंडे फूट गए हैं वह दंग रह जाता है। जब वह एक लार्वा को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करता है तो वह उसे काट लेता है। विल पिछले रात की घटनाओं को याद करता है जब उसकी एक एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में जिज्ञासा उसे विशाल वर्म के ठिकाने तक ले गई थी। उसने उसका ठिकाना ढूंढा और अंडे चुरा लिए, लेकिन भागते समय वह एक हथेली के आकार के कॉकरोच पर फिसल गया। हालांकि गिरने से उसे गंभीर चोट लग सकती थी, वह राहत महसूस करता है कि अंडे सुरक्षित रहे। वह खुद को भाग्यशाली मानता है कि बारिश रुक गई थी, अन्यथा यह मिशन पूरी तरह विफल हो सकता था। घर लौटने के बाद उसने अंडों को सावधानी से साफ किया और अपनी संग्रह में शामिल कर लिया। विशाल वर्म को न देख पाने का उसे थोड़ा अफसोस है, लेकिन वह लार्वे को बचाने को अपनी बड़ी जीत मानता है। अब जब लार्वे उस पर चिपके हुए हैं, विल उनसे कुछ व्यक्तिगत जगह देने की विनती करता है, लेकिन उनकी जिद उसे चिढ़ा देती है। समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में उसके दिमाग में एक विचार आता है, पानी का। वह सोचता है कि पानी में लार्वा आसानी से फिसल सकते हैं। विल के चेहरे पर शरारती मुस्कान चमकती है। एक चालाक लहजे में वह घोषणा करता है कि वह स्नान करने जा रहा है ताकि अपनी जगह वापस पा सके। उसी समय लीडर एकेडमी के द्वार पर पहुंचता है। विल को बाहर न देखकर वह सतर्कता से उसके पास जाता है और दरवाजे पर दस्तक देकर उसे बुलाता है। कोई जवाब न मिलने पर लीडर झिझकते हुए कमरे में प्रवेश करता है और जोर से अपनी उपस्थिति की घोषणा करता है। अंदर वह किसी को नहीं पाता, लेकिन कई कंटेनर देखता है जो जड़ी बूटियों और औषधियों से भरे होते हैं। इससे उसे संदेह होता है कि शायद विल पारंपरिक चिकित्सा का अभ्यास करता है। हालांकि बिना अनुमति किसी के कमरे में
जाने को अनुचित मानते हुए लीडर वहां से जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह मुड़ता है, एक कंटेनर से आती भिनभिनाहट की आवाज उसे रोक देती है। जिज्ञासा के कारण वह धीरे धीरे उस आवाज के स्रोत की ओर बढ़ता है। कंटेनर खोलते ही वह काले टाइगर स्पाइडर को देखकर दंग रह जाता है। तभी एक और आवाज एक दराज से आती है। वह दराज खोलता है और उसमें धारीदार गेको को देखता है। लीडर यह देखकर हैरान रह जाता है कि कमरे में इतने जहरीले जीव रखे गए हैं। आगे जांच करने पर वह अन्य कंटेनरों में भृंग, अफूटे अंडे और यहाँ तक कि जहरीले सांपों से भरी दराजें पाता है। ये समझते हुए कि विल इन खतरनाक जीवों को पालता और संरक्षित करता है, लीडर चकित रह जाता है। टंग क्लैन, जो अपने विष और जहरीले जीवों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, के लिए भी ऐसा स्तर का संरक्षण अनसुना है, ऐसा उसे लगा। कमरे से बाहर निकलते हुए लीडर गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि विल से मिलना केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि उसकी बेटी को बचाने और एक असाधारण व्यक्ति को जानने का सुनहरा मौका था। अचानक विल की आवाज उसकी सोच को बाधित करती है, जो दूर से उसे पुकार रहा होता है। लीडर जवाब में अभिवादन करता है और विल उससे उसकी घायल बांह के बारे में पूछता है, चिंतित की चोट गंभीर तो नहीं है। लीडर उसे आश्वासन देता है कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जोड़ता है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। इससे पहले कि वह अपनी बात जारी रख सके, उसका हाव भाव अचानक बदल जाता है, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। वह एक परिचित ऊर्जा को महसूस करता है, जो अकादमी के द्वार से एमिनेट हो रही होती है। वह ऊर्जा आकार लेना शुरू करती है और अंततः एक राक्षसी आकृति का रूप ले लेती है। आखिरकार उस ऊर्जा का स्रोत सामने आता है, एक क्रूर दिखने वाला व्यक्ति जो लीडर का दुश्मन प्रतीत होता है। लीडर जोर से विल को पुकारता है, उसे पीछे धकेलते हुए तुरंत भागने को कहता है। हालांकि हमलावर बिजली की गति से हमला करता है, लीडर पर एक जोरदार प्रहार करता है। लीडर किसी तरह अपनी घायल बांह से वार को रोकने में सफल होता है, लेकिन उस प्रहार की ताकत उसे दर्द से कराहने पर मजबूर कर देती है। हमलावर एक ऊर्जा किरण छोड़ता है, जो सीधे लीडर को लगती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। संघर्ष करते हुए उठने की कोशिश करते हुए लीडर अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को पहचानता है, जो उसके एल्डर फादर के बराबर है। वह जोर से विल को भागने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमलावर विल को पकड़ लेता है और बेरहमी से उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। हंसते हुए वह ताना मारता है कि उसने सुना था कि टैंक क्लान का कचरा हैनान में आया है और उसे उनसे मिलने का लोभ रोक नहीं पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सबसे कुख्यात शहरों के क्लान का बेटा इतनी दयनीय स्थिति में मिलेगा। लीडर गुस्से में हमलावर से उसकी पहचान और हमले के कारण के बारे में पूछता है, साथ ही यह भी जानना चाहता है कि उसने यंग मास्टर को क्यों निशाना बनाया। हंसते हुए हमलावर अपनी पहचान ब्लड हैंड राक्षसा के रूप में करता है, जो टाक उन्हंग का रहने वाला है। वह बताता है कि लीडर के पिता उसकी दुश्मनी का कारण है। वह अपने खून से सने लाल हाथ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह उसका बदला लेने का प्रतीक है। लीडर को नाम याद आता है और वह उस घटना को याद करता है जब राक्षसा को जहर भरे हथेली के वार से सिर पर चोट लगी थी, जिससे वह खाई में गिर गया था। लेकिन यह जानकर वह हैरान रह जाता है कि वह अभी भी जिंदा है। गुस्से में लीडर राक्षसा पर चिल्लाता है और विल को छोड़ने की मांग करता है, ये कहते हुए कि युवा मास्टर का उनकी दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है। वह यहाँ तक कहता है कि वह अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन राक्षसा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह केवल उसके सपनों में ही हो सकता है। वह कसम खाता है कि टंग क्लैन का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। इस वक्त लीडर खुद को असहाय महसूस करता है, यह जानते हुए कि राक्षसा का इरादा विल को छोड़ने का नहीं है। इस बीच विल दम घुटने के कारण बेहोश होने की कगार पर है, क्योंकि राक्षसा अपनी पकड़ को और मजबूत करता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए पागलों की तरह हंसता है और उसे निर्दयतापूर्वक मारने का इरादा जाहिर करता है। आखिरी क्षणों में विल अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा करता है और राक्षसा से उसे छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन बदले में उसे केवल उपहास मिलता है। अचानक 3 जोड़ी चमकती हुई आंखें अंधेरे में गुस्से से देखती हैं। विल के तीनों लार्वा हरकत में आते हैं और राक्षसा पर हमला कर देते हैं। वे उसके हाथ और गर्दन पर जोरदार काटते हैं। राक्षसा दर्द से चीख उठता है और लार्वा को हटाने की कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करते हुए कि ये कीड़े कहां से आए। शुरू में वह उन्हें हानिरहित मानकर हंसता है, लेकिन जल्द ही उसकी हंसी गायब हो जाती है। वह महसूस करता है कि जर उसकी नसों में दौड़ रहा है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि कुछ ही क्षणों में वह झर के कारण गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। विल स्तब्ध खड़ा रहता है, यह विश्वास नहीं कर पाता कि राक्षसा की मृत्यु इतनी जल्दी हो सकती है। वह कांपती आवाज में लीडर से पूछता है कि क्या राक्षसा वास्तव में एक दुष्ट व्यक्ति था। लीडर, जो खुद भी हैरान है, समझने लगता है कि विल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह यह ठान लेता है कि वह विल को अपने क्लैन का मेंबर बनाएगा। कुछ दिनों बाद राक्षसा की मृत्यु के बाद लीडर तेज बुखार और गंभीर थकान से पीड़ित बिस्तर पर पड़ा होता है। विल उसकी पूरी देखभाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इस हालत को देखकर चिंतित हो जाता है। लीडर कमजोरी के बावजूद उसका धन्यवाद करता है, जबकि विल पूछता है कि अन्य वॉरियर कहाँ हैं, ताकि वह उनकी भी जांच कर सके। हालांकि वह लीडर को ऐसे अकेले छोड़ने में हिचकिचाता है, क्योंकि वहां कोई और वैद्य नहीं है। तब नेता उसे आश्वस्त करता है कि कुछ दिनों के आराम के बाद वह ठीक हो जाएगा। इस बीच विल यह देखकर हैरान है कि लीडर खून की खांसी के बावजूद इतनी शांति से व्यवहार कर रहा है। लीडर इसे सामान्य बताते हुए कहता है कि यह उसके मार्शल आर्ट अभ्यास का हिस्सा है। जिज्ञासा से विल पूछता है, क्या आप उस तरह के मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हैं जहां लोग उड़ सकते हैं या आग के गोले फेंक सकते हैं? लीडर हंसते हुए जवाब देता है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन यह हमारी मार्शल आर्ट्स की दुनिया का हिस्सा है। यह सुनकर विल को एहसास होता है कि यह दुनिया उसकी पिछली दुनिया से कितनी अलग है। यहाँ विशालकाय कीड़े और असाधारण मार्शल आर्ट्स आम बात है। तभी लीडर अपना आभार प्रकट करता है और कहता है कि वह विल का जीवन बचाने के लिए हमेशा उसका आनी रहेगा। फिर वह औपचारिक रूप से अपना परिचय देने का अनुरोध करता है, भले ही वह कमजोर स्थिति में हो। अपना परिचय देते हुए लीडर खुद को चोल सैन बताते हैं, जो टंग क्लैन से हैं। इसके बाद वह विल की ओर मुड़ते हैं, जो अपना नाम विल सोरोंग बताता है। चोल सान सोरोंग का अनुवाद छोटा ड्रैगन के रूप में करता है और इस नाम और इसके गहरे अर्थ की प्रशंसा करता है। इसके बाद लीडर विल के पास चिपके हुए लावी के बारे में पूछते हैं कि क्या वे वाकई विषैले हैं। विल इसकी पुष्टि करता है और बताता है कि ये ब्लू स्पॉटेड वर्म के लार्वा हैं। अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए लीडर उत्तेजना में अपने बिस्तर से उठते हैं
हैं और पूछते हैं कि क्या उसने वाकई ब्लू स्पॉटेड वर्म को वश में कर लिया है। इसका जवाब देने की बजाय विल उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और आराम करने की सलाह देता है, लेकिन लीडर जोर देते हैं कि वह जानना चाहते हैं कि विल ने यह कैसे किया। साथ ही वे विल के कमरे में रखे अन्य विषैले जीवों के बारे में भी पूछते हैं। विल मुस्कुराते हुए उन्हें बताते हैं कि यह एक लंबी कहानी है और पूछता है कि क्या वे पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं, जिस पर लीडर उत्साहपूर्वक कहते हैं कि उन्हें लंबी कहानियां पसंद है, जिससे विल ने लार्वा को पालने की कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी सुनकर लीडर चकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या विल ने यह सब अकेले किया था, अंडे इकट्ठा करने से लेकर लार्वा को वश में करने तक। विल इसकी पुष्टि करता है और यह भी बताता है कि वह यह भी अनुमान लगा सकता है कि अंडे कब फूटेंगे, वह भी अद्भुत सटीकता के साथ। यह सुनकर लीडर हैरान रह जाते हैं और विल की इस असाधारण क्षमता की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद विल एक पल की अनुमति मांगता है और दराज से कुछ छिपकलियां निकालता है और लीडर को एक सामान्य छिपकली दिखाता है जिसके शरीर पर पीली धारियां हैं, और एक दूसरी छिपकली जिसकी पूंछ पर सफेद धारियां हैं। वह एक तीसरी छिपकली दिखाता है जिसका शरीर पीला और पूंछ सफेद है। फिर वह बताता है कि यह दो छिपकलियों के क्रॉस ब्रीडिंग का परिणाम है जिनकी पूंछ पर प्रमुख सफेद धारियां थीं। लीडर इस नई छिपकली को देखकर चकित हो जाते हैं और उसकी अनोखी उपस्थिति की प्रशंसा करते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे विल ने वास्तव में एक नई रंगीन प्रजाति बनाई है। विल भी सहमति जताता है और नई प्रजाति की सुंदरता पर खुशी जाहिर करता है। थोड़ी देर रुकने के बाद लीडर गंभीरता से पूछते हैं, क्या यह संभव है कि विषैले जीवों को मिलाकर और भी अधिक शक्तिशाली शर वाली प्रजाति विकसित की जा सके? विल एक पल के लिए सोचता है और जवाब देता है कि यही सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन व्यवहार में ऐसा करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इससे पहले कि विल और विस्तार से समझा सकें, लीडर उनकी बात को बीच में ही काट देते हैं। वह उत्साह से पूछते हैं कि क्या विल इस संभावना को लेकर निश्चित है। फिर लीडर विल को चौंकाते हुए एक साहसिक अनुरोध करते हैं। वह विल से टंग क्लैन में शामिल होने का आग्रह करते हैं। विल इस प्रस्ताव को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि लीडर उसे उत्साहपूर्वक समझाते हैं कि टंग क्लैन में शामिल होने से उसे मार्शल आर्ट सीखने, जड़ी बूटियों, औषधियों और विश्व के भंडार तक पहुंचने का मौका मिलेगा। आगे लीडर बड़ी उत्सुकता से जोड़ते हैं कि विल जैसा व्यक्ति केंद्रीय मैदानों के 10 लेजेंडरी विषैले जीवों को भी पकड़ सकता है या पाल सकता है जो अपनी अद्वितीय शहर के लिए प्रसिद्ध है। फिर लीडर अपनी बात को एक रोचक विवरण के साथ समाप्त करते हैं कि उनकी बेटी केंद्रीय मैदानों के 3 फूलों में से एक है। चौंककर विल लीडर से इसे दोबारा कहने को कहता है, जिस पर हंसते हुए लीडर यह भी दोहराते हैं कि उनकी बेटी को इस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि विल की दिलचस्पी इंसानों में नहीं बल्कि विषैले जीवों में है। विल उत्सुकता से 10 लेजेंडरी विषैले जीवों के बारे में पूछता है, यह जानने के लिए कि क्या वे ब्लू स्पॉटेड वर्म जितने ही दिलचस्प हैं, जिसके जवाब में लीडर उसे आश्वस्त करते हैं कि ये जीव उससे कहीं अधिक अद्भुत है। वे बताते हैं कि ब्लू स्पॉटेड वर्म उनमें सबसे निचले स्तर पर है, जबकि जायंट पिच्छू, गोल्डन ग्लीमिंग मेंढक और अन्य जीव असाधारण क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। विल के चेहरे पर प्रशंसा और उत्साह देखकर लीडर समझ जाते हैं कि उन्होंने विल को क्लैन में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक मना लिया है। 2 दिन बाद लीडर अपने वॉरियर्स के कैंप में जाते हैं। वे चौंक जाते हैं जब लीडर उन्हें बताते हैं कि राक्षसा हुयांग में प्रकट हुआ था। लीडर आगे जोड़ते हैं कि राक्षसा इस दौरान छुपकर अपनी शक्ति और कौशल बढ़ा रहा था और उसका वर्तमान स्तर उनके पिता के लगभग बराबर था। वॉरियर्स और भी चकित हो जाते हैं जब लीडर यह खुलासा करते हैं कि राक्षसा को उन्होंने नहीं बल्कि युवा मास्टर विल सोरोंग ने मारा। वॉरियर्स विल को अविश्वास से घूरते हैं और फिर उसके पास आकर उसका आभार प्रकट करते हैं कि उसने उनके लीडर की जान बचाई। उनमें से कुछ मजाक में पूछते हैं कि क्या विल कोई अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट है जिसने कायाकल्प की प्रक्रिया अपनाई है। विल वॉरियर्स के इन सवालों की बौछार से असहज हो जाता है, लेकिन तभी लीडर हस्तक्षेप करते हैं और सुझाव देते हैं कि विल खुद अपनी कहानी बताए। हल्की मुस्कान के साथ विल अपने तीनों लार्वा को बुलाता है, जिससे उसकी कपड़ों के अंदर हलचल होती है और छोटे जीव बाहर निकलते हैं और विल से चिपके रहते हैं। एक वॉरियर पूछता है कि विल ऐसे जीवों को अपने साथ क्यों रखता है। लीडर जवाब देते हैं कि ये ब्लू स्पॉटेड वर्म के लार्वा है, वही जीव जिसने राक्षसा को मारा। वॉरियर और भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इस बात पर अविश्वास जताते हुए कि विल ऐसे खतरनाक विषैले जीवों को बिना किसी नुकसान के संभाल रहा है। फिर एक वॉरियर पूछता है कि उसने इन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे पाला। लीडर दृढ़ता से जवाब देते हैं कि विल की क्षमताएं असाधारण हैं और किसी साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक हैं। लीडर जोर देकर कहते हैं कि यही कारण है कि वह विल को टंग क्लैन में शामिल करने के लिए दृढ़ है, भले ही विल अभी भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यह सुनकर एक वॉरियर उत्साहपूर्वक कहता है कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है जिसे विल को नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि अचानक लीडर बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं कि उन्हें तुरंत कार्यवाही करनी होगी और अब और देरी की गुंजाइश नहीं है। विल नेता से पूछता है कि क्या वे अब भी किसी खास चीज की तलाश कर रहे हैं। लीडर बताते हैं कि ब्लड हैंड राक्षसा एक प्रतिबंधित मार्शल आर्ट वेनमस ब्लड क्लॉ का उपयोग कर रहा था, जिसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए इंसानी खून और बोन मैरो की जरूरत होती है। विल इस तकनीक की क्रूरता से भयभीत हो जाता है, जबकि लीडर आगे कहते हैं कि अगर राक्षसा के कोई शिष्य या प्रशिक्षु हैं तो उन्हें रोका जाना चाहिए ताकि यह कला फिर से न उभर सके और सभी बंदियों को उसके चंगुल से मुक्त किया जाना चाहिए। फिर लीडर विल से इस मिशन में मदद करने के लिए कहते हैं, विशेष रूप से क्योंकि वह हुयान आइलैंड की भौगोलिक स्थिति से परिचित है। विल सोचने के लिए कुछ समय लेता है, ये समझते हुए कि टैंक क्लैन में शामिल होना उसे जीवन भर के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान दे सकता है। साथ ही इस मिशन के दौरान लीडर के चरित्र को परखने का अवसर भी उसे प्रदान करता है। इसलिए विल मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक लीडर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। लीडर विल के इस निर्णय से प्रसन्न होते हैं और उसका आभार व्यक्त करते हैं। विल जवाब देता है कि यह फैसला मुश्किल नहीं था, क्योंकि यह मिशन लोगों की जान बचाने से जुड़ा है। हालांकि सच्चाई यह है कि वह इस मिशन का उपयोग टंग क्लैन के बारे में अधिक जानने और उनके कार्य वातावरण का मूल्यांकन करने के लिए करना चाहता है। 3 दिन बाद लीडर पूरी तरह ठीक होकर समूह को पास के एक गांव में ले जाते हैं, जो कि छोड़ी गई एकेडमी के करीब है, ताकि राक्षसा के बारे में सुराग ढूंढा जा सके। वे ग्रामीणों से किसी भी गायब होने या असामान्य
असामान्य घटनाओं के बारे में पूछताछ करते हैं। गांव के मुखिया एक बूढ़े व्यक्ति का इस बारे में कहना है कि हर साल जंगल में 1 या 2 लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इन मामलों में कोई स्पष्ट पैटर्न या संबंध है। लीडर मुखिया का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं और मुखिया विनम्रता से जवाब देते हैं कि टैंकलैंड के प्रसिद्ध लीडर की सहायता करना उनके लिए सम्मान की बात है। अपने विस्तृत खोज के बावजूद समूह को कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिलती। तब वे लीडर से पूछता है कि क्या उन्हें कुछ खास संदेह है। लीडर स्वीकार करते हैं कि शुरुआत में उन्हें लगा कि रक्षासा उन्हें इस क्षेत्र में उनके निकट होने के कारण मिला, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि स्थिति उनकी उम्मीद से अधिक जटिल है। विल को भी यह अजीब लगता है कि इस क्षेत्र में रक्षासा का कोई निशान नहीं है, लेकिन वह लड़ाई के दौरान रक्षासा के शब्दों को याद करता है और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचता है और वे लीडर से पूछता है कि क्या उन्हें याद है कि रक्षासा ने एकेडमी में आने पर क्या कहा था। लीडर जो पहले की लड़ाई से अभी भी उबर रहे हैं स्वीकार करते हैं कि उन्हें ठीक से याद नहीं है। तो विल उन्हें रक्षासा के शब्दों की याद दिलाता है, यह कहते हुए कि मैंने सुना कि टंकलैंड का कचरा आसपास है, इसलिए मैं खुद देखने आया। फिर विल इस बात की ओर इशारा करता है कि यह दर्शाता है कि किसी ने रक्षासा को टंकलैंड के स्थान के बारे में सूचित किया, इसलिए वे उन सभी की जांच करें जिन्होंने होयान से गुजरते समय टंकलैंड के साथ संपर्क किया हो। साथ ही रक्षासा के स्केच का उपयोग करके जानकारी इकट्ठा करें। लीडर विल की तर्कशीलता से प्रभावित होकर उसकी योजना को अद्भुत और उनके खोज अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम बताता है, जिसके बाद टीम ने भी विल की तीक्ष्ण सोच की प्रशंसा की और इस बात से सहमति जताई कि अब उनकी योजना अधिक स्पष्ट हो गई है। जल्द ही उनकी टीम एक अंधकारमय और भयावह गांव पहुंचती है, जिसकी गहरी और डरावनी वातावरण से हर कोई असहज महसूस करता है। टीम के एक योद्धा ने इशारा किया कि शायद यही वह स्थान है जिसे वे ढूंढ रहे थे। लीडर सियोल ने पुष्टि की कि यह सही स्थान है और विश्वास किया कि रक्षासा से जुड़े लोग यहीं रहते होंगे। उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया कि गांव में चुपचाप प्रवेश करें और ग्रामीणों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ये लोग अच्छे हैं। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां की आबादी बहुत कम है और जो कुछ चेहरे दिखाई दे रहे थे वे उदास और असामान्य रूप से थके हुए लग रहे थे। जब उन्होंने किसी को मिलने के लिए बुलाया तो एक बूढ़ा आदमी एक युवती और कुछ गार्ड्स के साथ बाहर आया। लीडर ने अपना परिचय दिया और उनके आने का कारण समझाया। जब सियोल एल्डर से बात कर रहे थे, विल का ध्यान कहीं और चला गया। उसने देखा कि गांव में जीवन शक्ति का अभाव था, यहाँ तक कि युवती भी कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि ग्रामीणों का व्यवहार असामान्य है, जैसे वे किसी प्रभाव या जादू के अधीन हो। विलेज एल्डर ने किसी भी तरह की गायब होने या अजीब घटनाओं से इनकार किया, लेकिन उसने सियोल से सख्ती से कहा कि वे अपनी टीम के साथ गांव छोड़ दें। जवाब में सियोल ने गांव की कम आबादी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन एल्डर ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है। सियोल और विल एल्डर की इस प्रतिक्रिया से हैरान थे। फिर सियोल ने स्थिति को शांत करने का प्रयास करते हुए उल्लेख किया कि विल ने बताया था कि ग्रामीण मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य हैं। इससे पहले कि वह जवाब में कुछ बोल पाता बात, वह बच्ची अचानक जमीन पर गिर पड़ी। एल्डर घबरा कर उसके पास गया और बड़बड़ाने लगा कि वह उसकी इकलौती बची हुई परिवार है और आश्चर्य व्यक्त किया कि वह भी बीमार क्यों पड़ गई। सियोल आगे बढ़े और बच्ची की जांच करने की पेशकश की, यह समझाते हुए कि वह पेशेवर डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनके पास चिकित्सा का कुछ ज्ञान है। एल्डर ने तुरंत सहमति दी, मदद के लिए बेताब होकर। जांच के दौरान एल्डर ने खुलासा किया कि गांव में वर्षों से एक प्लेग फैला हुआ है, जिसने कई बच्चों को मार दिया है और वयस्कों को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। सियोल ने एल्डर को आश्वस्त किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आभार व्यक्त करते हुए एल्डर ने ग्रामीणों को सियोल के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। जब सियोल बच्ची का इलाज कर रहे थे, विल ने चुपचाप एक योद्धा से सियोल की चिकित्सा विशेषज्ञता के बारे में पूछा। योद्धा ने बताया कि सियोल चिकित्सा में अत्यधिक कुशल है, क्योंकि टंकलैंड के जहरीले पदार्थों में विशेषज्ञता के कारण उन्होंने चिकित्सा में महारत हासिल की है। उसने यह भी जोड़ा कि मार्शल आर्ट्स मानव शरीर रचना की सटीक समझ की मांग करता है, जिससे उनके नेता चिकित्सा सिद्धांतों में भी निपुण हो गए हैं। विल पहले तो टंकलैंड को सिर्फ एक ऐसा क्लैन मानता था जो जड़ पर निर्भर रहकर लड़ाई करता है, लेकिन सियोल के इस मेडिकल कौशल और उनके व्यवहार ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद टंकलैंड से वह जहरीले तकनीकों की बजाय चिकित्सा कला सीख ले। लेकिन अगले ही पल वही योद्धा विल की सोच को तोड़ते हुए एक ठंडे स्वर में कहता है कि टंकलैंड कभी-कभी अपने दुश्मनों पर जड़ का प्रयोग सिर्फ उनके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए करता है। यह सुनकर विल सन्न रह जाता है और उसे एहसास होता है कि वह कितनी खतरनाक दुनिया में आ गया है। उसे समझ आता है कि टंकलैंड एक साधारण क्लैन नहीं है। जैसे ही वे इलाज के स्थान पर पहुंचते हैं, सियोल अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर उस लड़की की सांसों को स्थिर करते हैं, अपनी को जीवन शक्ति उसे हस्तांतरित करते हुए। इसे देख एल्डर सियोल का भावुक होकर धन्यवाद करता है और उनसे अपनी पोती को बचाने की गुहार लगाता है। थोड़ी देर बाद सियोल लड़की की नब्ज में कुछ असामान्यता महसूस करते हैं और एल्डर से पूछते हैं कि क्या वह जन्म से दिल की किसी बीमारी से पीड़ित थी। एल्डर बताते हैं कि नहीं, उसकी बीमारी 1 दशक पहले शुरू हुई थी और गांव के अन्य लोग भी इसी तरह के लक्षणों से पीड़ित हैं। यह एक रहस्यमय बीमारी का संकेत देता है। एल्डर स्वीकार करते हैं कि इसी डर से उन्होंने शुरुआत में उन्हें जाने के लिए कहा था, ताकि वे इस खतरे से बच सकें। सियोल उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह दिल की समस्याओं के लिए एक प्रभावी उपचार देंगे और एल्डर को गांव वासियों को इकट्ठा करने का निर्देश देते हैं ताकि उन्हें भी इलाज मिल सके। एल्डर खुशी से रो पड़ते हैं और सियोल का बार-बार धन्यवाद करते हैं, जिस पर सियोल हल्के से मुस्कुराते हुए एल्डर को तसल्ली देते हैं। बाद में सियोल अपने साथी गुपे के साथ गांव में टहलते हैं और मरीजों की स्थिति पर चर्चा करते हैं। गुपे सियोल की लगन और मदद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता है, जिन पर सियोल विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देते हुए उन लक्षणों को बताते हैं जो उन्होंने देखे थे। थकावट, आंखों की सूजन, हल्का बुखार और अनियमित दिल की धड़कन। ये लक्षण एक दूसरे से असंबंधित लगते हैं, लेकिन दिल की गंभीर समस्याओं वाले मरीजों में और भी खराब हो जाते हैं। इस पर थोड़ा सोचने के बाद सियोल गुपे से विल के बारे में पूछते हैं।
गुपे बताते हैं कि विल मरीजों की सहायता करते करते थक गया था, इसलिए उन्होंने उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए भेजा। सियोल यह सुनकर सहमति जताते हैं कि विल का थक जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके पास मार्शल आर्ट्स का कोई प्रशिक्षण नहीं है। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, इसलिए सियोल विल के हालचाल लेने का फैसला करते हैं और गुपे से उसे उसके कमरे तक ले जाने के लिए कहते हैं। दरवाजा चुपचाप खोलते हुए सियोल देखते हैं कि विल के चेहरे पर कुछ असामान्य है। चिंतित होकर सियोल तुरंत अपना हाथ उठाते हैं और विल के गाल पर जोर से थप्पड़ मारते हैं, जिससे वह झटके से जाग जाता है। विल हड़बड़ाकर उठता है, अपना गाल पकड़ते हुए, जो अब जलन से लाल हो चुका है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह सदमे से सियोल को घूरते हुए चिल्लाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये शिकायत करते हुए कि उसे बहुत दर्द हुआ है। सियोल तुरंत माफी मांगते हैं और समझाते हैं कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उन्होंने विल के गाल पर एक अजीब कीड़े को देखा था जो शायद बहुत खतरनाक हो सकता था, तो उसने ऐसा किया। विल अभी भी अपना गाल सहलाते हुए पूछता है, आखिर वो किस तरह का कीड़ा था? सियोल अपने हाथ को खोलकर विल को कीड़ा दिखाता है। विल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वह कीड़े को पहचानता है, लेकिन यह समझने में असमर्थ होता है कि यह यहाँ कैसे पहुंचा। फिर विल ने सियोल से मरीजों के लक्षणों के बारे में विस्तार से पूछना शुरू किया, विशेष रूप से अनियमित दिल की धड़कनों के बारे में, जिस पर सियोल पुष्टि करते हैं कि यह लक्षण महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास से भरा विल घोषणा करता है कि शायद वह इस बीमारी के कारण का पता लगा चुका है। विल उस कीड़े की ओर इशारा करते हुए बताता है कि इसे किसिंग बग कहा जाता है, जो एक प्रकार का असैसिन बग है। यह आमतौर पर सोते समय मुंह या आंखों के आसपास खून चूसता है। विल ने यह भी बताया कि यह कीड़ा खुद जहरीला नहीं है, लेकिन इसके पेट में खतरनाक परजीवी होते हैं। ये परजीवी अपने शिकार को काटने या उसके आसपास गंदगी छोड़ने से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगले दिन वो सबको बताता है कि यह ट्राइपानोसोमाइसिस डिजीज नामक घातक बीमारी का कारण बनते हैं, जिसने इतिहास में कई जाने ली है। फिर विल एल्डर की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या गांव के कुत्तों में भी तेज सांस लेने या थकावट जैसे लक्षण देखे गए हैं। एल्डर यह सवाल सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या यह कीड़ा कुत्तों को भी प्रभावित कर सकता है। विल आत्मविश्वास से कहता है कि हाँ, यह कीड़ा बीमारी का असली कारण है। एल्डर यह सुनकर स्तब्ध और निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ पलों के बाद एल्डर कांपती हुई आवाज में पूछते हैं कि क्या उनकी पोती को अब बचाया जा सकता है। जवाब में विल उन्हें आश्वासन देता है कि अगर सही उपचार मिले तो यह संभव है। तभी सियोल हल्के से हंसते हुए गुपे से पूछते हैं कि वह विल के बारे में क्या सोचते हैं, जिस पर गुपे जवाब देते हैं कि अब वह समझ गए हैं कि लीडर विल को इतनी ऊंची नजरों से क्यों देखते हैं। विल, जो उनके इस आदान प्रदान को लेकर हैरान है, उनकी प्रशंसा से उलझन में पड़ जाता है। वह अपने ऊपर पड़ती इन नजरों का भार महसूस करता है और थोड़ा असहज हो जाता है। इसे देख सियोल विषय बदलते हुए टंगक्लैन के बारे में और जानकारी देते हैं। वह गु का परिचय कराते हैं, जिसे एक रहस्यमय जीव माना जाता है। कुछ इसे एक जहरीला परजीवी कहते हैं तो कुछ इसे जादुई अस्तित्व मानते हैं। माना जाता है कि इसका उद्गम चीन में हुआ था और इसका उपयोग दुष्ट लोग दूसरों को कष्ट देने या नियंत्रित करने के लिए करते हैं। विल यह सुनकर चौंक जाता है कि गु का इस्तेमाल मानवों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वह इसे मानने में कठिनाई महसूस करता है, जबकि सियोल उन्हें आश्वस्त करते हैं कि गु ने कई जानें ली हैं और योद्धाओं को अपने ही बच्चों को मारने या परिवार के साथ विश्वासघात करने जैसे अमानवीय काम करने के लिए मजबूर किया है। ये सब सुन एल्डर अपनी पोती के साथ ऐसा कुछ होने के डर से रो पड़ते हैं, लेकिन सियोल उनकी बातों को अनसुना करते हुए बताते हैं कि गु के इलाज पर काफी प्रयास किए गए हैं। ये उपचार या तो परजीवी को शरीर से बाहर निकालते हैं या इसे मेजबान के भीतर ही खत्म कर देते हैं। विल झिझकते हुए सुझाव देता है कि इतने खतरनाक जीव को हराना शायद संभव न हो, लेकिन सियोल उत्साहपूर्वक जवाब देते हैं कि टंगक्लैन ऐसी असंभव लगने वाली चीजों को भी पूरा करने में सक्षम है। फिर सियोल अपनी जेब से एक छोटी सी चमकदार गेंद निकालते हैं और इसे कर्श डिसॉल्विंग ऑर्ब के नाम से परिचित कराते हैं। वह बताते हैं कि इसके थोड़े से उपयोग से भी समस्या पूरी तरह समाप्त हो सकती है। विल इस तकनीक से प्रभावित होता है, लेकिन उसे इसका नाम कुछ ज्यादा ही नाटकीय लगता है, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक सामान्य एंटी पैरासाइटिक उपचार जैसा लगता है। सियोल एल्डर को आश्वस्त करते हैं कि उनकी पोती को बचा लिया जाएगा। उपचार शुरू होते ही गांव के लोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। एल्डर की पोती सबसे पहले पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, जिससे पूरे गांव में खुशी और उत्सव का माहौल बन जाता है। गांव वाले सियोल और उनकी टीम के सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन करते हैं। इस दौरान सियोल विल की तारीफ करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि बीमारी का कारण जानने में विल की जानकारी ने उनकी मदद को सरल बना दिया। सियोल सार्वजनिक रूप से विल को सफलता का श्रेय देते हैं, जिससे गांव वाले उस पर प्रशंसा और आभार की बौछार कर देते हैं। यह मान्यता विल के लिए गर्व का क्षण होता है। उसे लगता है कि सियोल वास्तव में उसे इस सम्मान का हकदार मानते हैं। यह अनुभव विल पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। उत्सव के दौरान एल्डर सियोल के पास आते हैं और गांव के प्रवेश द्वार पर पहले उठाए गए एक रहस्यमय विषय का उल्लेख करते हैं, पास के क्षेत्रों में हो रही गुमशुदगियां। एल्डर बताते हैं कि वर्षों पहले एक गांव के निवासी ने एक अजीब कहानी सुनाई थी, जिसमें पूरे गांव की आबादी अचानक गायब हो गई थी। इसे सुन सियोल एल्डर से और जानकारी मांगते हैं और एल्डर बताते हैं कि वह गांव पश्चिम की ओर स्थित है। जश्न खत्म होने के बाद सियोल और उनकी टीम एल्डर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उस स्थान की ओर रवाना होती है। जैसे ही वे स्थल के करीब पहुंचते हैं, वहां से आती सड़ी हुई गंध बढ़ती जाती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो दृश्य भयावह होता है। कंकालों के ढेर और बिखरी हुई लाशें पूरे क्षेत्र में फैली होती हैं। हवा में जहर की तीव्र गंध फैली होती है। गुपे विल को दृश्य न देखने की सलाह देते हैं, लेकिन विल उस पर चिल्लाता है कि वह इसे पहले ही देख चुका है। जांच के दौरान एक योद्धा को कुछ अजीब दिखता है। एक चमकीले रंग का पक्षी लाशों के बीच स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता है और आसानी से उन पर सांप खा रहा होता है। यह दृश्य समूह में विस्मय और घृणा का मिश्रण पैदा करता है। पक्षी के इस व्यवहार से वह योद्धा क्रोधित हो जाता है और घोषणा करता है कि वह पक्षी को मृतकों का अपमान करने नहीं देगा। सियोल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात को नजरअंदाज कर देता है। गुस्से में वह एक पत्थर उठाकर पक्षी पर फेंक देता है। पक्षी पर पत्थर लगते ही वह तुरंत उसका ध्यान खींच लेता है। पक्षी की आंखें एक डरावनी चमक के साथ जलने लगती हैं, जिससे योद्धा घबरा जाता है। उसने ऐसी प्रतिक्रिया की कभी कल्पना नहीं की थी। लीडर तुरंत सभी को चेतावनी देते हैं कि यहाँ कुछ असामान्य हो रहा है। तभी अचानक पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है और हवा में एक घना और अजीब पदार्थ छोड़ता है। विल चौंक कर देखता है कि आसपास की लाशें और कंकाल इस पदार्थ से अस्वाभाविक रूप से
सड़ने लगते हैं। लीडर तेजी से विल का मुंह ढकते हैं ताकि वह कोई आवाज न करे, उसे उठाते हैं और बाकी टीम को तुरंत पीछे हटने का आदेश देते हैं। वह बताते हैं कि यह पक्षी जेन्यू है, एक अत्यंत विषैला पक्षी। सफलतापूर्वक भागने के बाद सियोल टीम को इकट्ठा करते हैं और उन्हें उस पक्षी के बारे में बताते हैं जिसका सामना उन्होंने किया था। वह इसे एक अद्वितीय प्राणी के रूप में वर्णित करते हैं जिसके पंखों का फैलाव 5 मीटर है, एक कांस्य रंग की चोंच और चमकदार बैंगनी पंख। जब यह क्रोधित होता है तो यह अपने पंख फैलाकर एक घातक विष छोड़ता है जिससे आसपास की हर चीज मर जाती है और वह स्थान वीरान बन जाता है। लीडर आगे बताते हैं कि इस पक्षी को जेन्यू इस नाम से जाना जाता है जिसे झरों का राजा कहा जाता है। यह विषैले प्राणियों के शिखर के रूप में माना जाता है। विल इस तथ्य से बेहद उत्साहित है। वह कहता है कि इससे पहले देखे गए सभी सांप और कीड़े इसके सामने लगभग हानिरहित लगते हैं। उसके लिए जेन्यू एक उड़ता हुआ जिंदा जैविक हथियार है। फिर विल इस प्राणी की दुर्लभता के बारे में पूछता है। लीडर बताते हैं कि यह अत्यंत दुर्लभ है, इसे देखने का मौका शायद ही किसी को जीवन में मिले क्योंकि यह केवल कुछ सदियों में एक बार दिखाई देता है। थोड़ी देर विचार करने के बाद विल अचानक पूछता है कि क्या इस पक्षी को पकड़ना संभव है। यह सवाल सुनकर योद्धा चौंक जाते हैं, लेकिन लीडर हंसते हुए पूछते हैं कि विल ऐसा क्यों करना चाहता है। विल अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है, लेकिन पक्षी के जहरीले स्वभाव को लेकर चिंता भी जताता है, जिस पर लीडर शांत स्वर में बताते हैं कि पक्षी को पकड़ने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए उससे टांग क्लैन की सभी युद्ध तकनीकों में निपुण होना आवश्यक है। लीडर आगे कहते हैं कि जो लोग उनकी तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं वे सभी छात्र विषयों के प्रति प्रतिरक्षित हो जाते हैं, जिसमें जेन्यू का विष भी शामिल है। फिर वह मजाकिया लहजे में कहते हैं कि टांग क्लैन के नियम बाहरी लोगों को उनकी तकनीक सिखाने की सख्त मनाही करते हैं, भले ही वह लीडर खुद नियम तोड़ने की इच्छा रखते हो। लीडर की इस बात पर विल चुनौती महसूस करता है और उत्सुकता से पूछता है कि क्या क्लैन में शामिल होने से उसे सभी जहरों के प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त हो सकती है। लीडर इसकी पुष्टि करते हैं, जिससे विल पल भर के लिए इस संभावना से चकाचौंध हो जाता है। लीडर जोड़ते हैं कि अगर विल अभी फैसला करता है तो वह उसे व्यक्तिगत रूप से सब कुछ सिखाएंगे। हालांकि यदि वह और अधिक सोचता रहा तो यह प्रस्ताव हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। इस चुनौती से प्रेरित होकर विल उत्साहपूर्वक घोषणा करता है कि वह टांग क्लैन में शामिल होना चाहता है और लीडर का शिष्य बनकर उनसे सब कुछ सीखना चाहता है। फिर लीडर शरारती अंदाज में हंसते हुए जवाब देते हैं कि वह इस बारे में सोचेंगे। कुछ पलों बाद वह गंभीर हो जाते हैं, विल के कंधे पर हाथ रखते हैं और औपचारिक रूप से उसे टांग क्लैन के परिवार का सदस्य घोषित करते हैं। इसके बाद लीडर और उनकी टीम राक्षसा के निशानों का पीछा करते हुए एक डरावनी गुफा तक पहुंचते हैं, जिसके प्रवेश द्वार पर स्पष्ट पैरों के निशान दिखाई देते हैं। गुप्पे गुफा के अंदर जांच करने जाता है और कागजों का एक बंडल लेकर वापस आता है, जिसे वह लीडर को सौंपता है। लीडर कागजों की जांच करते हुए बताते हैं कि वे पूरी तरह से खून से लिखे गए हैं और उनमें जहरीले ब्लड क्लॉ मार्शल आर्ट की गुप्त तकनीक है। विल यह जानकर हैरान रह जाता है कि राक्षसा ने अपनी ही रक्त का उपयोग करके इस तकनीक को लिखा था। लीडर घोषणा करते हैं कि उनका मिशन पूरा हो गया है और अब लौटने का समय आ गया है। जब विल पूछता है कि क्या वे सीधे सिचुआन जा रहे हैं तो लीडर पुष्टि करते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने नीले धब्बेदार कीड़े का सार और प्रतिबंधित तकनीक दोनों हासिल कर ली है, इसलिए अब वहां रुकने का कोई कारण नहीं है। अपने अकादमी के जीवों को याद करते हुए विल अनुरोध करता है कि वे उन्हें जंगल में वापस छोड़ने के लिए रास्ते में रुकें। लीडर सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे उनके प्रस्थान की तैयारी भी हो जाएगी। गुफा छोड़ने से पहले विल प्रवेश द्वार के पास कुछ चमकता हुआ देखता है, जिसकी बाकी योद्धा जांच करते हैं और जेन्यू पक्षी का एक पंख पाते हैं। लीडर सावधानी से पंख उठाकर इसे विल को उपहार स्वरूप देते हैं, यह कहते हुए कि यह टांग क्लैन में शामिल होने का प्रतीकात्मक तोहफा है। खासकर विल की पक्षी के प्रति दीवानगी को देखते हुए विल लीडर को दिल से धन्यवाद देता है, लेकिन लीडर मजाक में कहते हैं कि विल को उन्हें संबोधित करने का तरीका बदलना पड़ सकता है क्योंकि जल्द ही एक बड़ा सेरेमनी होने वाला है। यह सुनकर विल उलझन में पड़ जाता है और पूछता है कि किस उत्सव की बात हो रही है, लेकिन लीडर विवरण को छुपा लेते हैं। इस बीच एल्डर टांग क्लैन के मुख्यालय पहुंचते हैं और तुरंत उनकी हालत के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें बताया जाता है कि वह अभी भी गंभीर स्थिति में है, लेकिन जीवित है। अपनी पोती के कमरे में दौड़ते हुए एल्डर ब्लू स्पोर्टेड वर्म के कोर को लेकर आते हैं। वो उनकी मां भावनाओं से भरी हुई एल्डर से कोर को जल्दी से देने का आग्रह करती है। एल्डर सावधानी से कंटेनर से कोर निकालते हैं और उनको खिलाते हैं। जैसे ही कोर की ऊर्जा उसके शरीर में बहने लगती है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सभी उसकी हालत में सुधार के संकेतों की प्रतीक्षा करने लगते हैं, लेकिन उनकी चिंता बढ़ती जाती है क्योंकि वो अब भी कमजोर और थकी हुई पड़ी रहती है। उसकी मां और दादा के बीच तनाव बढ़ता जाता है। उधर विल अपनी थकावट महसूस करने लगता है। लगभग 1.5 महीने लंबी यात्रा गुयाना से सिचुआन तक हांगजू और नानजिंग के रास्ते ने उसे थका दिया है। जब वे अंततः टांग क्लैन के मुख्यालय पहुंचते हैं तो विल क्लैन की भव्यता देखकर चकित रह जाता है। मुख्य संपत्ति टांग पर्वत पर स्थित है, जिसे क्लैन के नाम पर रखा गया था। जैसे ही वे क्लैन की संपत्ति के करीब पहुंचते हैं, विल भीतर से तेज आवाजें और हलचल सुनता है। अचानक विशाल गेट खुलते हैं और बड़ी संख्या में योद्धा लीडर यानी क्लैन के प्रमुख का स्वागत करने के लिए बाहर आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर विल तंग रह जाता है। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि टांग क्लैन इतना विशाल और संगठित होगा। स्वागत करती भीड़ के बीच विल को पीछे एक आकृति दिखाई देती है। शुरुआत में वह अस्पष्ट रहती है, लेकिन फिर वह स्पष्ट रूप से लीडर को पापा कहते हुए पुकारती है। आकृति तेजी से उनकी ओर दौड़ती है। लीडर की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं जब वह उनको देखते हैं, जो खुशी के आंसुओं के साथ उनकी ओर भागती है और उनके गले लग जाती है। विल यह देखकर हैरान रह जाता है। वह कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो लीडर की बेटी होगी, खासकर उसकी उज्जवल और सकारात्मक आभा के साथ, जो लीडर के गंभीर व्यक्तित्व से पूरी तरह विपरीत थी। लीडर खुशी से चिल्लाते हैं कि वो जिंदा और स्वस्थ है। वो रोते हुए और माफी मांगते हुए उनसे मजबूती से लिपट जाती है। लीडर उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछते हैं। उसकी जीवित रहने की खुशी के बावजूद उसके स्वास्थ्य को लेकर
चिंतित रहते हैं। विल यह सब चुपचाप देखता रहता है, इन बदलावों को समझने की कोशिश करता है। वह विशेष रूप से इस एहसास से प्रभावित होता है कि लीडर जिस फूल की बात कर रहे थे वह उनकी अपनी बेटी थी। लीडर विल के पास मुस्कुराते हुए आते हैं और कहते हैं कि वह उसे किसी से मिलवाना चाहते हैं। वह औपचारिक रूप से उनका परिचय कराते हैं, मजाक करते हुए कहते हैं कि यही वह फूल है जिसमें विल ने मिलने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। विल को अपनी पिछली बातचीत याद आ जाती है और उसे शर्मिंदगी महसूस होता है जब उसने कहा था कि उसे फूलों, घास या इसी तरह की किसी भी चीज में रुचि नहीं है। टांग वुन, जिसे टांग क्लैन का जहरीला फूल कहा जाता है, ने अपने जीवन में भारी भावनात्मक बोझ सहा था। छोटी उम्र से ही क्लैन के बुजुर्गों ने उसे खारिज कर दिया था, यह मानते हुए कि उसका एकमात्र उद्देश्य एक शक्तिशाली और कुलीन योद्धा से विवाह करना है। उन्होंने उसके पिता पर दूसरी शादी करने का दबाव डाला था, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार किया। वुन ने इस दर्द को अपने भीतर छुपा रखा था और यह साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी कि उसका अस्तित्व कोई गलती नहीं है। उसने मार्शल आर्ट्स में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया, उम्मीद करते हुए कि वह क्लैन को अपनी उपयोगिता साबित कर सके। लेकिन अपनी उपयोगिता को साबित करने की जल्दबाजी में उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा यानी ची को अत्यधिक बढ़ा दिया, जिससे वह एक जहरीले तांत्रिक बल की शिकार हो गई, जिसके बाद वह लंबे समय तक बेहोश रही। और जब वह जागी तो उसने अपने चारों ओर अपनी माँ, दादा और क्लैन के बुजुर्गों को पाया। उसकी माँ खुशी से रोती है और बताती है कि सभी उसके लिए कितने चिंतित थे। वुन उनकी उपस्थिति से उलझन में अपनी यादें वापस बुलाने लगती है और रो पड़ती है। वह अपनी माँ से माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि वह केवल क्लैन के लिए उपयोगी बनना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय अपनी सारी इनर ची खो बैठी। तभी वुन के दादा उसका हाथ थामकर कोमल स्वर में पूछते हैं कि क्या उसने यह बोझ अपने पिता और दादा की मुश्किलों के कारण उठाया। फिर बताते हैं कि उसने पहले ही 100% पॉइजनस ऊर्जा का स्तर प्राप्त कर लिया है, जिसकी वह हमेशा से कोशिश कर रही थी। दादा उसे रोना बंद करने और अपनी इस उपलब्धि का जश्न मनाने को कहते हैं। यह सुनकर वुन चौंक जाती है। वह संकोच से अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश करती है और पाती है कि यह पहले से कहीं अधिक सहजता और शक्ति के साथ बह रही है। जिज्ञासा से भरी वुन अपने दादा से पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ। दादा उसे रोकते हुए कहते हैं कि पहले उसे एक कहानी सुननी चाहिए। वह बताते हैं कि एक युवा व्यक्ति ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसे 1000 पॉइजनस की इनर ची प्रदान की, जो कि सिर्फ 100 से कहीं अधिक है। जब वुन विल को देखती है तो उसके दादा के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। वह कुछ पलों के लिए बिना पलक झपकाए विल की ओर देखती रहती है। उसकी तीव्र नजरों के सामने विल असहज महसूस करता है, खासकर जब उसे याद आता है कि उसने पहले लीडर के साथ बातचीत में उनको घास फूस जैसे शब्दों से संबोधित किया था। अपनी गलती महसूस करते हुए विल आगे बढ़ता है और औपचारिक रूप से अपना परिचय देता है। वह उसकी सेहत में सुधार देखकर अपनी खुशी व्यक्त करता है। वह खुशी से मुस्कुराते हुए कहती है कि वह भी उसे देखकर बहुत खुश है। वह खुद को टांग क्लैन की जहरीली फूल के रूप में परिचित कराती है और विल का उसकी जान बचाने के लिए दिल से आभार व्यक्त करती है। साथ ही वह वादा करती है कि वह उसकी इस कृपा को कभी नहीं भूलेगी। विल उनकी सुंदरता और उज्जवल व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहता है। तभी अचानक वह लीडर की आवाज अपने सिर में सुनता है। लीडर टेलीपैथी के माध्यम से विल से पूछते हैं कि वह क्या सोच रहा है। इस अप्रत्याशित हस्तक्षेप से विल स्तब्ध रह जाता है, जबकि लीडर अपनी शरारत जारी रखते हुए उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि वो थोड़ी पतली हो सकती है, लेकिन उसकी सुंदरता निर्विवाद है। फिर वह हल्के अंदाज में पूछते हैं कि क्या विल उनको बेहतर तरीके से जानना चाहता है। लीडर की बातों से शर्मिंदा विल कुछ नहीं कह पाता और अपने लंबे सफर की थकान मिटाने के लिए एक गर्म स्नान करने का फैसला करता है। स्नान करते हुए वह अपने थके हुए और छोटे शरीर को देखता है और अपने 3 लार्वाओं को असामान्य रूप से आराम करते हुए पाता है। आमतौर पर वे कभी भी उसकी ओर से दूर नहीं जाते थे, लेकिन उसे याद आता है कि उसने उन्हें पहले बताया था कि गर्म पानी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें पानी की बाल्टी में आराम करने को कहा था। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने उसकी बात तुरंत मान ली थी, जैसे वे उसे पूरी तरह समझ रहे हों। यह विचार विल के मन में जिज्ञासा पैदा करता है कि क्या ये जीव वास्तव में उसे समझते हैं। उसे लीडर जॉय की वह बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि लार्वा मजबूत इरादों या संकेतों का जवाब देते हैं, खासकर जब खतरे या आक्रामकता की बात हो। मजाक में विल अपने लार्वा से कहता है कि वे उसे शर्मिंदा कर रहे हैं क्योंकि वे हमेशा उसे नहाते हुए भी देखते रहते हैं। लार्वा हल्की छहछाहट के साथ तुरंत बाल्टी में लौट जाते हैं, जैसा विल ने कहा था। उनकी इस आज्ञाकारिता और प्यारे व्यवहार को देखकर विल हंस पड़ता है। उसे जॉबी की बात याद आती है कि लार्वा स्पिरिचुअल प्राणी हो सकते हैं, इसलिए विल यह तय करता है कि वह इनके स्वभाव और विशिष्टताओं के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेगा। उसकी सोच फिर सियोल की वुन को लेकर की गई टिप्पणियों की ओर मुड़ जाती है जो उसे असहज कर देती है। फिर विल तय करता है कि उसे सावधानी से कदम उठाना होगा और यहां तक कि टंग क्लैन की संपत्ति से जल्दी निकलने पर भी विचार करता है ताकि किसी भी जटिलता से बचा जा सके। टंग क्लैन की मीटिंग हॉल में एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी जिसमें लीडर सियोल यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने संपत्ति के पूर्वी हिस्से को विल को देने का निर्णय लिया है। उनके दादा इस निर्णय पर सवाल उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या विल वाकई इस प्रकार की मान्यता और सम्मान पाने योग्य है। सियोल दृढ़ता से अपने निर्णय का बचाव करते हुए कहते हैं कि उनकी विल से पहली मुलाकात महज एक संयोग थी, लेकिन बाद में विल की क्षमताओं को देखकर उन्होंने महसूस किया कि वह इतनी कीमती संपत्ति है जिसे खोना नहीं चाहिए। वह विस्तार से बताते हैं कि कैसे विल ने विषैले प्राणियों के साथ अपने बेजोड़ कौशल का प्रदर्शन किया, राक्षसा को हराया जो टैंक उनन का शिष्य था, दुर्लभ स्पिरिचुअल प्राणी जैसे जेन्यू बर्ड से मुलाकात की और ब्लू स्पॉटेड वर्म के अंडों से निकले लार्वा को सफलतापूर्वक पाला। उनके ये शब्द सुनकर वुन और उसकी मां चकित रह जाती है, जबकि दादा मुस्कुराते हुए विल की तुलना एक अनमोल रत्न से करते हैं। इसके बाद सियोल सबको चौंकाते हुए ये घोषणा करते हैं कि वे विल की शादी अपनी बेटी से करने का इरादा रखते हैं। वुन इस अचानक प्रस्ताव से स्तब्ध होकर इसे समझने और स्वीकारने में समय चाहती है।
वह चुप रहती है। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे हैं। उसने हमेशा क्लैन में अपनी योग्यता साबित करने और अपने कामों से पहचान पाने की कोशिश की है। अपने नए संकल्प के साथ हुआन दृढ़ता से जवाब देती है कि वह टांग क्लैन की सदस्य होने के नाते अपने पिता की बात को समझती है, लेकिन वह यह भी स्पष्ट करती है कि निर्णय लेना उसका अधिकार है। उसकी आवाज में भावना बढ़ते हुए वह घोषणा करती है कि केवल वही तय करेगी कि विल उसके योग्य है या नहीं। वह अचानक कमरे से बाहर चली जाती है। सभी को उसकी इस प्रतिक्रिया से चौंका हुआ छोड़कर सियोल उसे शांत भाव से जाते हुए देखते हैं और टिप्पणी करते हैं कि विल को इस स्थिति को संभालने के लिए बुद्धिमानी की आवश्यकता होगी। वह यह भी कहते हैं कि वुन एक सुंदर जहरीला फूल है, लेकिन उसके साथ तीखे कांटे भी आते हैं। अब वुन, जो अपनी नई इनर्जी के 1000 पॉइजनस कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी तरह जुड़ चुकी है, यह तय करती है कि वह विल के चरित्र और योग्यताओं का खुद मूल्यांकन करेगी। इस बीच स्नान के बाद विल सूर्यास्त देखते हुए आराम कर रहा है। वह अपनी मौजूदा स्थिति पर विचार कर रहा है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि इसे कैसे संभाले, खासकर जब उसे लगता है कि वुन उससे नाराज हो सकती है या शायद उसे नापसंद करती हो। मजाक में वह अपने लार्वा से सलाह मांगता है, लेकिन अचानक चौंक जाता है जब वुन जोर से उसका नाम पुकारती है। वुन एक दृढ़ कदम के साथ उसके पास आती है और एक निजी बातचीत का अनुरोध करती है। जल्दबाजी में वह उससे अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहती है। उलझन में लेकिन सहयोगी विल अपना हाथ बढ़ा देता है, ये जाने बिना कि उसका उद्देश्य क्या है। जैसे जैसे चुप्पी बढ़ती है, वह और अधिक असहज और घबराने लगता है। अंत में वह कह बैठता है कि वह इस हड़बड़ी को नहीं समझ पा रहा है, ये बताते हुए कि उन्होंने मुश्किल से 5 मिनट बात की है और ऐसे मामलों में समय, विचार और गहन चर्चा की आवश्यकता होती है। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह आश्चर्य और शर्मिंदगी महसूस करती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि विल ने उसकी बातों को पूरी तरह गलत समझ लिया है। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है। गुस्से में वह चिल्लाती है कि उसने सब गलत समझ लिया है और यह बिल्कुल भी उसका मतलब नहीं था। वह मांग करती है कि वह यह बताए कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे।